बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, बिलावल की फौज के सुप्रीम कमांडर को धमकी, और ये धमकी किस बात पर दी गई, इसकी वजह क्या है, इसकी मुकम्मल कहानी जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर इमरान खान की जानिब से ताकतवर हलकों के शहर में धरने का ऐलान, और ये इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ इसका रुख क्यों मोड़ा गया और नए आर्मी चीफ की तैनाती से इसका क्या ताल्लुक है, इनसाइड स्टोरी भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर इमरान खान की तरफ से ताकतवर जनरल्स के मुतालिक पहली दफा कुछ मजीद इंकशाफात जो है वो किए गए हैं, इसकी कहानी भी दो टोक में रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं, राय साहब, खान साहब ने जो ये 26 नवंबर की तारीख का ऐलान किया है, इसकी बुनियादी वजह एक तो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो खान साहब ने खिताब किया है और जो निकात रखे और कुछ सवालात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम के लिए सवालात क्या है। खान साहब ये कहते हैं कि उन्हें मारने की कोशिश की, वो अब भी वहीं पर बैठे हैं जिन्होंने ये कोशिश की, जबकि इन पर 23 FIR काटी गई। ऐसे रखा जैसे वो गद्दार हों, ऐसे जुल्म किया जैसे वो पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तानी आज न्यूट्रल ना हो वरना आपकी नस्लें पछताएंगी। खान साहब ये भी कहते हैं कि गुलामी से बेहतर है मर जाना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म होते हुए FIR नहीं कटवा सका। हमें मालूम है कि मारने वाले दो थे और सामने से गोलियां आई। उन्होंने मजीद भी ये कहा कि मुल्जिम को तोते की तरह पढ़ाया कि मैं अकेला था ताकि शक ना पड़ जाए और दूसरे की तलाश होने लगे। अब आपसे पिंडी में मुलाकात होगी। PTI के तमाम कारकुन और पाकिस्तानी 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचे। खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरे दौर में 3 लॉन्ग मार्च हुए हैं। हमने ना रोका और ना FIR काटी और ना ही उनके सामने कंटेनर्स रखे। हमारे दौर में आईन और कानून जो इजाजत देता था वो हमने भी किया। मुझे पता था कि ये मुझे मारने के लिए प्लान बना रहे हैं। इसके बावजूद निकला, दलदल से निकलने का हल शफाफ इलेक्शन के सिवा और कुछ नहीं है। राय साहब फिर वो ये भी कहते हैं कि मुझे बिलावल का सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। बिलावल ढूंढता फिरेगा कि उसके बाप ने चोरी का पैसा कहां कहां रखा है। अफसोस के साथ कहूंगा कि भारत की मिसाल देनी पड़ती है कि उनकी आजाद खारजा पॉलिसी है। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका पहले भारत से नाराज हुआ और फिर मान गया। क़यामत आ गई थी कि हमें गिराकर इन चोरों को बिठा दिया। कोई एक चीज बताएं कि उन्होंने 7 माह में ऐसा क्या किया। राजा फिर कुछ सवालात उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए और आवाम के लिए भी किए हैं। वो ये कहते हैं कि क्या आपने चोरों के टोले को मुसल्लत करके नताइज देख लिए? क्या आपको ठोस वजह बता सकते हैं कि आपकी वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से 30 साल तक मुल्क को लूटने वालों को पाकिस्तान में मुसल्लत करना पड़ा? क्या आप जवाब देना पसंद करेंगे कि आपकी एजेंसियों के पास इन 2 खानदानों की करप्शन की फाइलें मौजूद नहीं हैं? क्या आप इस बात को समझते हैं कि आप तो न्यूट्रल हो सकते हैं मगर कौम न्यूट्रल नहीं हो सकती। वो बुराई के खिलाफ खड़ी है। और फिर शहबाज शरीफ और इसहाक डार की कारकर्दगी का भी मुलाहिजा कीजिए, वो भी आपके सामने है। फिर उन्होंने कौम से भी कुछ सवालात रखे कि क्या आप अपनी आने वाली नस्लों को गुलामी से निजात दिलाने के लिए 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे। इस मुल्क में साबिक वज़ीर-ए-आज़म, सेनेटर और सीनियर सहाफ़ियों को इंसाफ ना मिले तो आम आदमी को कैसे मिल सकता है। और हम पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए निकलेंगे। मुझे ये मालूम है कि मुझ पर दोबारा हमला किया जाएगा, मगर कौम के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर निकलूंगा। राय साहब, खान साहब बहुत क्लियर हैं, और इसमें जो बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि हम तो देख रहे थे कि लॉन्ग मार्च जाएगा इस्लामाबाद में, रेड जोन में दाखिल होगा। पाकिस्तान की जितनी भी क़यादत है, ऑपोजिशन हो, हुकूमत हो, खान साहब हो, इनकी पूरी जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो हो, ये कहती रही कि हमें रेड जोन में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर हमने अदालतों में केसेस चलते हुए देखे हैं। ये सब कुछ हुआ और कंटेनर्स का शहर बना दिया गया। एक वॉल हमें नजर आ रही है इस्लामाबाद के इर्द गिर्द, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ है कि खान साहब अब इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी का रुख कर रहे हैं
और अब ये धरना रावलपिंडी में होगा। क्या नए आर्मी चीफ की तैनाती से यह मामला जुड़ा हुआ है, जो खान साहब जाकर अपना एहतजाज जीएचक्यू के बाहर बैठकर रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं? देखिए आशमी साहब, इमरान खान साहब का ये फैसला नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में अब एक ट्विस्ट आ चुका है। एक नई सीनियरिटी लिस्ट के मुतालिक बड़ी मानीखेज किस्म की इतला इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में गर्दिश कर रही है। अब जो खान साहब ने ऐलान किया उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो यह है कि मैं रावलपिंडी में जाकर लॉन्ग मार्च करूंगा, और लोगों को उन्होंने कहा कि आप रावलपिंडी पहुंचें। अब रावलपिंडी से मुराद यह है कि लॉन्ग मार्च का पहला पड़ाव, चूंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, रावलपिंडी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, जुड़वा शहर है, तो पहला पड़ाव होगा फैजाबाद। फैजाबाद पंजाब से और रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल होने का मरकजी रास्ता है। अब फैजाबाद की जानिब जब आप रावलपिंडी से आते हैं और फैजाबाद ब्रिज के पास आप अगर धरना देते हैं, तो फैजाबाद से 6 किलोमीटर दाएं जानिब सरीना चौक से होते हुए सीधा ये रास्ता चला जाता है रेड जोन में। लेकिन हाशमी साहब, यही फैजाबाद जो है, इसके 7 किलोमीटर लेफ्ट पे अगर आप चले जाएं, तो इसके लेफ्ट पर, इसके बाएं हाथ पर पाक फौज के तमाम हसास दफातर वाक़े हैं, और जीएचक्यू भी फैजाबाद से कुछ 7-7.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। यानी अगर ये लॉन्ग मार्च लेफ्ट की जानिब मुड़ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि रावलपिंडी में ये फौज के हसास दफातर की जानिब मुड़ जाएगा, और अगर ये राइट मुड़ गया तो फिर ये इस्लामाबाद के रेड जोन में जाएगा, जहां पर पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आज़म हाउस और गैर मुल्की सफारत खाने हैं। तो ऑप्शन जो है वो इमरान खान साहब के पास खुले होंगे उस वक्त जो इमरान खान साहब मुतालबात रखेंगे सामने। जाहिर है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के बस में नहीं होगा वो मुतालबात मानना, तो फिर इमरान खान साहब उस सिचुएशन के मुताबिक फैसला करेंगे कि अब इस लॉन्ग मार्च का जो रुख है ये किस जानिब होना चाहिए। एक तो हिकमत अमली ये बनाई गई है। दूसरा, जो खान साहब ने इसके लिए 26 नवंबर की तारीख का ऐलान किया, इसको आप जरा दो मजीद खबरों के साथ मिलाकर, उनके साथ जोड़कर पढ़ें और समझने की कोशिश करें, तो फिर आपको पता चलता है कि 26 नवंबर की तारीख इमरान खान साहब ने क्यों दी। अब ये 26 नवंबर की तारीख असल में जो जीएचक्यू से एक सीनियरिटी लिस्ट जो कि अब तक आ जानी चाहिए थी, अब तक वजारत दिफा से होती हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच जानी चाहिए थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि ट्विस्ट है, एक बड़ी तब्दीली भी है। और यह तब्दीली जाहिर है कि आपके कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि जब से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है हाशमी साहब, जो कि बहुत गैर मामूली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, पिछले 2 साल की अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, और इसका एलामिया जारी नहीं किया गया। लेकिन इसमें अहम तरीन जो बात थी वो ये थी कि जो आपके 6 सीनियर तरीन जनरल्स जो कि अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल हैं, वो इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस किस्म की डिस्कशन हुई होगी, और फिर उस डिस्कशन के बाद यह फैसला किया गया कि इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी ना किया जाए। तो हाशमी साहब, इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक जो मुख्तलिफ किस्म की इतलात बाहर आई, उसके बाद अब यह इतला है कि पहली जो सीनियरिटी लिस्ट थी उसमें सबसे सीनियर जनरल के तौर पर जनरल आसिम मुनीर का नाम शामिल किया जाना था। यह एक पहले दावा किया गया था। अब जनरल आसिम मुनीर की जो मुद्दत मुलाजमत है, यह जाहिर है कि 27 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है। तो 2 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर की आउट गोइंग आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। तो अब यह दावा किया गया कि पहले दावे के बरक्स, जिसमें कहा गया था कि जनरल आसिम सलीम का नाम भी सीनियरिटी लिस्ट में शामिल होगा, लेकिन अब एक और दावा इस्लामाबाद में इक्तदार की राहदारियों में किया गया है कि हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर का नाम
इस सीनियरिटी लिस्ट में जो GHQ से जाएगी इस सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद ना हो और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को हो सकता है कि सबसे सीनियर जनरल कंसिडर किया जाए जो एक सीनियरिटी लिस्ट GHQ से भेजी जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक और अहम बात यह है कि आज ISPR ने एक फुटेज रिलीज किया है। जनरल बाजवा जो अलविदाई दौरे कर रहे हैं, आज का जो उनका अलविदाई दौरा था, इसमें भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को देखा जा सकता है। काकूल का जो जनरल बाजवा का दौरा था उसमें जनरल अजहर अब्बास को और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को देखा जा सकता था। आज की जो जनरल बाजवा की एक्टिविटी थी जिसकी बाकायदा ISPR की जानिब से फुटेज जारी की गई, उसमें बड़े नुमाया अंदाज में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को देखा जा सकता था, जिनके मुतल्लिक यह कहा जाता है कि अगर जनरल आसिम मुनीर को सबसे सीनियर जनरल कंसिडर ना किया जाए जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के वक्त, तो फिर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सबसे सीनियर जनरल हैं, रावलपिंडी की कोर कमांड कर रहे हैं और जिस किस्म की इतलात मार्शल लॉ के हवाले से या इमरजेंसी के हवाले से इस वक्त गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद में, तो रावलपिंडी की कोर सबसे अहम होती है और इससे पहले वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रह चुके हैं। अब हाशमी साहब, ख्वाजा आसिफ का जो स्टेटमेंट है वजीर दिफा, वो ये कहते हैं कि नए आर्मी चीफ के नाम का फैसला 3-4 मजीद दिन लगेंगे, यानी 3-4 मजीद दिन वो चाहते हैं कि हम आर्मी चीफ के नाम का फैसला ना करें और अनाउंस ना करें। यानी GHQ बार बार बड़े सख्त किस्म के पैगामात भिजवा रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि हमें बताया जाए कि नए आर्मी चीफ की तैनाती पर क्या फैसला हुआ है, क्योंकि हाशमी साहब जो 6 सीनियर जनरल्स हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो 3 स्टार जनरल से 4 स्टार जनरल बन जाए। उनके अंदर भी एक इस्तराब होगा, एक बेचैनी होगी, किसी हद तक परेशानी भी होगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस से GHQ को कोई भी वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। इसकी वजह से GHQ का जो इस्तराब है वो बढ़ रहा है और इसी पूरी सिचुएशन में फिर सीनियरिटी लिस्ट के मुतल्लिक भी मुख्तलिफ क्यास राइयां हो रही हैं। खास तौर पर अब जो ख्वाजा आसिफ ने यह ऐलान किया है, पिछले 6 हफ्ते से ये GHQ को मुसलसल डॉज कर रहे हैं। हर दूसरे दिन कहते हैं कि अगले 2 दिन में आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान हो जाएगा, आर्मी चीफ का नाम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद करते करते 6 हफ्ते इन्होंने गुजार लिए और अब नवंबर के आखिरी 2 हफ्तों के अंदर ये तैनाती वाला मामला दाखिल हो गया है। तो अब अगर इमरान खान साहब 26 नवंबर को धरना देने का और लॉन्ग मार्च रावलपिंडी में लाने का ऐलान कर रहे हैं, तो इसको आप इस तरह से भी देखें कि जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर को खत्म हो रही है। एक आम तासुर यह है कि जनरल आसिम मुनीर का नाम मियां नवाज शरीफ की जानिब से तजवीज़ किया गया है, क्योंकि मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया था और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से ऐसी बातें कही जो खुद कभी जनरल आसिम मुनीर ने ऑन द रिकॉर्ड कभी भी नहीं की थी। तो इसका मतलब यह है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बना दिया खुद ही मुस्लिम लीग नून ने। तो 26 नवंबर और 27 नवंबर की रिटायरमेंट, एक तो इसको मिला के देखना चाहिए कि इमरान खान साहब GHQ को क्या पैगाम देना चाहते हैं सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से। दूसरा हाशमी साहब, अब यह भी देखना है कि अगर 27 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट की जिस तरह से एक या उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने की तारीख है, तो बाकी जो जनरल्स हैं जिनकी मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर के बाद ही खत्म हो रही है और उनकी सीनियरिटी अफेक्ट हो सकती है, जिस तरह से एक प्रोपोजल जो है वो अप्रूव किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री में कि शहबाज शरीफ को यह अख्तियार दे दिया जाए कि वो एक नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल का जो टेन्योर है उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर भी जो आपके सिटिंग कोर कमांडर्स हैं, जो आपके सीनियर तरीन जनरल्स हैं, जिनको लगता है कि उनका आर्मी चीफ बनने का एक चांस बन सकता है, तो वो इस वक्त काफी इस्तराब का शिकार होंगे। और ये इस्तराब हमें इस तरह से भी नजर आ रहा है हाशमी साहब कि GHQ और प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरमियान जो डेडलॉक नजर आ रहा है, उसकी में ना GHQ की जानिब से कोई वजाहत आ रही है और प्राइम मिनिस्टर हाउस या PDM ये भी इसको क्लियर नहीं कर रहे कि किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है, कोई डेडलॉक नहीं है। बल्कि राना सनाउल्लाह ने तो अब यह स्टेटमेंट दे दिया आज के दिन में कि मुशावरत तो करना एक और ऑप्शन की बात है, लेकिन असल फैसला
शहबाज शरीफ ने करना है। यानी वो ये तासुर दे रहे हैं कि GHQ से नए आर्मी चीफ की तकर्री पर हम मशावरत तो कर सकते हैं, लेकिन GHQ का यह अख्तियार नहीं है कि वो नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करे। यह अख्तियार तो शहबाज शरीफ के पास है। अच्छा, अगर एक आईनी हुकूमत हो तो यह बात 100% दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ही जमहूरी तकाजों के मुताबिक, आईनी तकाजों के मुताबिक यह इस्तेकाक प्राइम मिनिस्टर के पास होना चाहिए। लेकिन चूंकि यह एक जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, शहबाज शरीफ के ऊपर 16 अरब रुपए के करप्शन के संगीन तरीन इल्जामात सिर्फ नहीं है, उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होने वाली थी। फिर तो एक डील के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत गिराकर शहबाज शरीफ को रिलीफ देकर उनको कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। तो शहबाज शरीफ जितनी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में उनका कोई हक नहीं बनता कि वो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से ये कहें कि हमारा ये कोई कानूनी अख्तियार है या आईनी अख्तियार है। लेकिन राना सनाउल्लाह के इस बयान के जरिए असल में GHQ को धमकाने की कोशिश की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक सख्त पैगाम देने की कोशिश की गई है कि अल्टीमेटली फैसला शहबाज शरीफ ने करना है, और GHQ से ये जो दबाव डाला जा रहा है शहबाज शरीफ पर कि नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से आप हमारा फैसला माने और हमें कोई वाज़ेह जवाब दें, हम इस दबाव को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब ये डरे इतने हुए हैं हाशमी साहब कि अब ये 3-4 दिन इस तकर्री को आगे ले गए हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब 26 नवंबर की जो उन्होंने डेट दी है, ये बड़ी सोच समझ कर दी है। इसका बराह रास्त ताल्लुक नए आर्मी चीफ की तकर्री से है। इसका बराह रास्त ताल्लुक आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इमरान खान साहब को किसी एक आधे नाम पर इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर उन जनरल को आर्मी चीफ बना दिया जाए, और इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि नून लीग उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, तो इमरान खान साहब ने ये डेट इस वजह से भी चुनी है, अगरचे तारीख यही बताती है कि जब भी किसी को आप आर्मी चीफ बनाते हैं तो फिर वो अपनी आर्मी का, अपनी फौज, अपने इदारे का चीफ बन जाता है। उसने कभी भी शरीफ खानदान के सियासी मकासद पूरे नहीं किए, और इसी वजह से फिर शरीफ खानदान की हर आर्मी चीफ के साथ लड़ाई भी हो जाती है। तो हाशमी साहब अब जरा डॉट्स को कनेक्ट कर लें, ये जो सारी हमने डिस्कशन की कि जनरल अजहर अब्बास, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जनरल नोमान, जनरल फैज को तो आप माइनस कर दें, ना उनको कोई तवक्को होगी ना कोई उम्मीद होगी, क्योंकि उनको पता है कि नून लीग तो उनको कभी भी कंसिडर नहीं करेगी। लेकिन जनरल आमिर जो गुजरांवाला की कोर कमांड कर रहे हैं, अब ये सब एलिजिबल हैं नए आर्मी चीफ के लिए। तो इस पूरी सूरत हाल में जो समरी GHQ से मूव होनी है, उसके अंदर सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से क्या नाम शामिल होंगे, क्या जनरल आसिम मुनीर का नाम शामिल होगा, ये एक बहुत ही अहम और कलीदी नोयत का सवाल है। और ये जो इन्होंने आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट के हवाले से GHQ की पल्स चेक करने की कोशिश की थी, वो भी इसी वजह से थी कि अगर GHQ कोई एक आधा नाम अपनी समरी में नहीं भेजता, तो उसके बाद फिर हम ये फैसला करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक नोटिफिकेशन के जरिए हम किसी की मुद्दत मुलाजमत या किसी का जो एक टेन्योर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये वजूहात हैं जो इमरान खान साहब ने अब 26 नवंबर को पिंडी में लॉन्ग मार्च और पिंडी में पहला पड़ाव डालने का ऐलान किया। अच्छा राज साहब, ये जो खान साहब ने सवालात किए हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से, अब इसमें सबसे जो अहम चीज है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। और खान साहब ऑब्वियसली ये जो न्यूट्रल्स से जो सवालात पूछ रहे हैं और उनकी हुकूमत किस तरह गिराई गई, क्या हालात थे, कौन कौन से किरदार थे, डर्टी हैरी का जिक्र किया गया, मीर जाफर, मीर सादिक का जिक्र भी आज खान साहब ने किया, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, याद दहानी कर रहे हैं। क्योंकि अगर कंटिन्यूटी रखी गई उन तमाम पॉलिसीज की जो माजी में हमने 7 माह में देखी, नए आर्मी चीफ साहब आते हैं, वो इसको तसलसल बरकरार रखेंगे। तो इसलिए कौम को याद कराया जा रहा है कि 7 माह पहले इमरान खान की हुकूमत को किस तरह घर भेजा गया था। राय साहब, न्यूट्रल्स किस तरह का जो फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन खान साहब के जब पिंडी में वो बैठे होंगे रख सकते हैं? उन्हें बुलाया जा सकता है, GHQ के अंदर बुलाकर बात हो सकती है, बाहर आकर बात हो सकती है, टेलीफोन किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? कोई पैगाम दिया जाएगा किसी ताकतवर शख्सियत, किसी बिजनेसमैन के जरिए, कोई वकील जाएगा, कोई जज जाकर पैगाम देगा, क्या किया जाएगा?
क्योंकि अगर पिंडी में बैठ गए तो राय साहब वहां से फिर उठाना तो नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं उनमें गम गुस्सा भी पाया जाता है। और हमने ज्यादा दूर नहीं है, कुछ रोज पहले ही इसका एक्शन रिप्ले देख लिया था जब लाहौर में कैंटोनमेंट और बाकी जगहों पर जो एक रिएक्शन देखने को मिला। देखिए आशमी साहब, दो इमरान खान साहब के खिताब के नुकात ऐसे थे जिनको मीडिया ने बड़ा डाउन प्ले किया है या मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। एक नुक्ता तो उनका यह था कि जिन अनासिर ने मुझ पर कातलाना हमला किया, जिनका नाम मैंने FIR में दिया, यानी मेजर जनरल फैसल नसीर, उनके नाम के ऊपर FIR नहीं हो सकी। और मैं साबिक प्राइम मिनिस्टर हूं, चंद माह पहले तक मैं प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन उसके बावजूद मैं ये FIR नहीं करवा सका। और खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझ पर कातलाना हमला करने वाले जो लोग हैं वो अभी भी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। दूसरा उनका नुक्ता यह था कि एस्टैब्लिशमेंट मुझे ब्रीफ करती रही जब मैं प्राइम मिनिस्टर था कि शरीफ खानदान ने करप्शन करके मुल्क को तबाह कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट के पास शरीफ खानदान की करप्शन की फाइलें मौजूद थी, जरदारी खानदान की करप्शन की फाइलें मौजूद थी। तो अब क्या एस्टैब्लिशमेंट को नजर नहीं आ रहा कि ये वही करप्ट खानदान दोबारा से मुसल्लत हो गए हैं और पिछले 6 माह के अंदर मुल्क को ये डिफॉल्ट के कितने करीब ले गए हैं? इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उनका हवाला भी दिया। अब इन्हीं रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से यह सवाल किया कि जब आपको पता है कि मुल्क तबाही की जानिब जा रहा है, आपको यह भी पता है कि इन करप्ट अनासिर ने इससे पहले मुल्क को 1 इंच आगे मूव नहीं किया, आपके पास ताकत भी है, यानी इलेक्शन की राह हमवार करने की ताकत भी है, आपको यह भी पता है कि ये जाली मैंडेट के जरिए इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। और फिर सबसे अहम बात यह है कि अगर आप गवर्नेंस को कंपेयर करें, इमरान खान साहब की 3.5 साल की गवर्नेंस और इनकी 30 साल की गवर्नेंस, तो इमरान खान साहब की ये 3.5 साल की जो गवर्नेंस थी, ये उन 30 सालों की जो तर्ज हुक्मरानी था और जो गवर्नेंस थी उससे बहुत ज्यादा बेहतर था। और ऊपर से जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त 3/4 अक्सरियत के हवाले से पाकिस्तान के अवाम भी खान साहब के साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि कोई एक भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट ये सोचे कि इस वक्त हमें इलेक्शन की राह हमवार नहीं करनी चाहिए। यानी एक तरफ तो करप्ट टोला, दूसरी जानिब इसी करप्ट टोले की फाइलें भी एस्टैब्लिशमेंट के पास मौजूद रही हैं। फिर मुल्क की इकॉनमी को इन्होंने 6 माह में बर्बाद कर दिया और फिर ये इंतहाई गैर मकबूल भी हैं और 3/4 लोग इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो ये रियलाइज इमरान खान साहब उनको करवाने की कोशिश कर रहे थे कि मुल्क की खातिर, मईशत की खातिर और अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए आप अगले इलेक्शन की राह हमवार करें। क्योंकि अगर अगले इलेक्शन की राह हमवार नहीं की जाती, अभी नहीं की जाती, तो फिर आप इमेजिन करें कि एक तो जाहिर है कि जिस तरह के इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से, यानी मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से अवाम की जानिब से सवालात किए गए, तो इसका मतलब तो यह होगा कि जो आने वाली एस्टैब्लिशमेंट होगी उसको भी इसी किस्म के सवालात का सामना करना पड़ेगा। क्या हमारी जो आने वाली एस्टैब्लिशमेंट है वो भी इसी तरह मुल्की मईशत को बर्बाद होते देखती रहेगी? और सबसे अहम बात कि क्या आने वाली एस्टैब्लिशमेंट के लिए यह मुमकिन होगा कि 75% लोग पाकिस्तान के वो एक तरफ खड़े हों और एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक यह तासुर बने कि वो दूसरी तरफ खड़ी है? तो इसलिए इमरान खान साहब ये मैसेज दे रहे थे GHQ को कि अगर आपसे कोई मिस कैलकुलेशन भी हो गई है, अगर कोई दबाव था और उसकी वजह से उस वक्त आपने ये सोचा कि चले हो सकता है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने से मुल्क को कोई फायदा हो जाए, ये मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं। जो खान साहब ने भी एक इशारा दिया, हालांकि ये बात नहीं थी, एस्टैब्लिशमेंट को भी पता था कि इमरान खान साहब की हुकूमत में 5.97% की ग्रोथ रेट के ऊपर मुल्क तरक्की कर रहा था। लेकिन खान साहब ये कहते हैं कि चले मिस कैलकुलेशन भी हो गई, तो अभी तो उस गलती को सुधारने का वक्त है। 75% अवाम मेरे साथ खड़ी है, वो नया इलेक्शन डिमांड कर रही है। और फिर अगर पिछले 6 माह के अंदर इन्होंने इकॉनमी को अच्छे तरीके से चलाई होती, अवाम को रिलीफ दिया होता, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी 5.97% से जहां पर खान साहब ने ग्रोथ रेट छोड़ा था वहां से एक्सेल करती हुई 6.5% पे चली गई होती,
तो फिर भी कहते हैं कि चलें इस सेटअप को अब फिलहाल चलने दें अगले इलेक्शन तक। लेकिन अवाम पर महंगाई का कहर भी नाजिल कर दिया, अपने जो असासे हैं उनके अंदर जिस तरह से पहले इजाफा होता रहा उसी तरह इनके असासों में इजाफा भी जारी है। मुल्क की मईशत मुकम्मल तौर पर डूब रही है और अवाम भी इनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर चुकी है। इसलिए इमरान खान साहब का ये जो मुतालबा है एस्टैब्लिशमेंट से, ये बड़ा वैलिड है कि अभी भी वक्त है आपके पास, आपको मुल्क का ख्याल होना चाहिए और आप मुल्क का ख्याल करते हुए अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार करें। अच्छा राज साहब, आज जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल जरदारी साहब, उन्होंने धमकियां दी हैं सुप्रीम कमांडर को फौज के, और ये कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी के पास आखिरी चांस है और उम्मीद है कि इस बार आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर उन्हें इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। ये सवाल उनसे किया गया था। और राय साहब, ये जो मुलाकात थी सदर आरिफ अलवी की इसहाक डार साहब से, उसके तनाजुर में ये बात कही गई है। वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना है। इनकी आखिरी मायूसकुन कोशिश है कि इदारों को आईनी किरदार अदा करने से रोका जाए और ये फैसला होने दें कि इसी हफ्ते या फैसला होने देंगे। इनका मकसद गैर जमहूरी खेल खेलना है। इमरान खान सिर्फ अपना सोचते हैं, उनको नुकसान सिर्फ खान को नहीं पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इमरान खान अपनी सियासत को तैनाती से लिंक करवा रहे हैं। आपका मकसद हकीकी आज़ादी से पिंडी क्यों चुना? पहले भी साजिश को नाकाम किया, अब भी इमरान खान की साजिश को नाकाम करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म जो भी हो, आर्मी चीफ तैनात करेंगे, हम साथ होंगे। और फिर उन्होंने जो सदर आरिफ अलवी के हवाले से जो बातें कही कि अवाम पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ वफादारी दिखाएं या इमरान खान से दोस्ती निभाएंगे, ये सदर आरिफ अलवी के हवाले से उन्होंने बात की। राय साहब, बात तो जो दो सवाल इसके अंदर से निकलते हैं, एक तो ये धमकी दे रहे हैं और इनको ऐसा क्यों लगा कि सदर आरिफ अलवी ऐसा नहीं करेंगे? आपने अगर सुना हो जो बयान जारी किया गया था दोस्तों से जो उनकी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करूंगा, जो समरी आएगी उसको आइन के मुताबिक जो है रोकने की कोई ऐसी गुंजाइश जो है मौजूद नहीं है। और फिर इसके बाद हमने ये देखा कि अब ये धमकी भी है और दूसरी तरफ जो कि कहा जा रहा है कि खान साहब शायद मार्शल की बात जो है इशारे दिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये खान साहब मार्शल के इशारे दे रहे हैं जो खान साहब को सूट नहीं करता, इन दो जमातों को सूट जरूर करता है? देखें आशफी साहब, एक तो सदर के मुतल्लिक जो बिलावल भुट्टो ने बात की, इसके अंदर एक बड़ी खबर छुपी हुई है और यह खबर नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से है। क्योंकि सदर के पास यह अख्तियार होता है कि वो कोई भी समरी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से मूव होती है उसकी मंजूरी को कोई 3.5 हफ्ते तक 25 दिन तक वो रोक सकता है। 25 दिन के बाद वो समरी आज खुद मंजूर हो जाती है। अब जो बिलावल भुट्टो इससे पहले कहते थे कि वजारत खारजा का नए आर्मी चीफ की तकर्री में क्या किरदार हो सकता है, इसलिए मैं नए आर्मी चीफ की तकर्री पर बात नहीं करता, लेकिन अब बिलावल भुट्टो को बाकायदा लॉन्च किया गया। बाकायदा लॉन्च करके नए आर्मी चीफ की तकर्री पर उनसे बात करवाई गई और अब जो उन्होंने सदर आरिफ अलवी के मुतल्लिक ये बात की कि उम्मीद है कि सदर आरिफ अलवी नए आर्मी चीफ की तकर्री की जो समरी है इसको नहीं रोकेंगे, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं करेंगे और अगर गड़बड़ करेंगे तो उनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। एक तो आशफी साहब, इससे पहले सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब की तैनाती की समरी कई हफ्तों तक रोकी थी, लेकिन बिलावल भुट्टो ने अब ये जो बात की है इसको आप मिलाकर पढ़ें इसहाक डार की जो आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई थी उस खबर के साथ। इसका मतलब यह है कि इनको लगता यह है कि हम किसी ऐसे जनरल को आर्मी चीफ बनाएंगे जिनके ऊपर मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं और इमरान खान साहब के उन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मुमकिन है कि सदर आरिफ अलवी उस समरी को कुछ देर के लिए रोक लें, उसकी मंजूरी में कुछ ताख़ीर कर दें और कोई आईनी बहरान पैदा हो जाए। खास तौर पर जिस तरह से कुछ हल्के ये पहले तासुर दे रहे थे कि हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अगर कोई समरी उनको आर्मी चीफ बनाने के मुतल्लिक मूव होती है, अगेन ये कुछ हल्के तासुर दे रहे थे
कि अगर ये समरी मूव होती है तो हो सकता है कि सदर आरिफ अलवी इसकी मंजूरी में कुछ ताखीर कर दें और इसको फौरन मंजूर ना करें, और मीनवाइल जनरल आसिम मुनीर का जो टेन्योर है वो खत्म हो जाए। ये आप ये कह लें कि मुख्तलिफ मफरूजों के ऊपर, मुख्तलिफ इतलात के ऊपर ये बात हो रही थी और कुछ लोग इस किस्म के दावे कर रहे थे। अगरचे पीटीआई ने इस किस्म की को पॉलिसी का ऐलान नहीं किया और इमरान खान साहब ने भी कहा कि हम आर्मी चीफ की तकर्री में कोई खलल नहीं डालेंगे। लेकिन अब बिलावल भुट्टो के ये जो अल्फाज हैं, ये जो अचानक वो अपीयर हुए हैं, इसका मतलब यह है कि उनको लगता है कि वो कोई ऐसी तकर्री करने वाले हैं जिस पर इमरान खान साहब के मुमकिना तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। इस वजह से अब बिलावल भुट्टो को लॉन्च करवाया गया सदर आरिफ अलवी को यह पैगाम देने के लिए। लेकिन हाशमी साहब, अब इसके अंदर एक और अहम बात है। वो बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि जीएचक्यू और शहबाज शरीफ एक पेज पर हैं नए ताल्लुकात के, नई आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, ये कहते हैं कि एक पेज पर हैं। अगर वो एक पेज पर हैं, जीएचक्यू का मतलब सिर्फ आर्मी चीफ तो नहीं होता, खास तौर पर एक ऐसा आर्मी चीफ जिसकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हों, तो जीएचक्यू सिर्फ आर्मी चीफ नहीं होता। इस पूरी सूरत हाल में जीएचक्यू का मतलब है कि आपकी जो सीनियर लॉट है जनरल्स की, खास तौर पर वो जनरल्स जो कि अहम कोर्स कमांड कर रहे हैं, और उनसे भी ज्यादा अहम वो जनरल्स होते हैं जो कि सीनियरिटी लिस्ट में अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर ये पूरा जीएचक्यू इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ नए आर्मी चीफ की तकर्री पर एक पेज पर होता, तो हाशमी साहब ये तो आज से एक हफ्ता पहले समरी मूव हो जाती, एक हफ्ता पहले हो सकता है अनाउंसमेंट भी हो जाती कि ठीक है, आर्मी चीफ 29 नवंबर से हमारे ये जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं इनको हम 4 स्टार जनरल बनाएंगे और ये हमारे आर्मी चीफ होंगे। या कम से कम अनाउंस ना किया जाता ऑफिशियली, ताकि जनरल बाजवा का जो टेन्योर है इसको आप 25-26 नवंबर तक ले जाएं और 25-26 नवंबर को अनाउंस करें। लेकिन वाज़े तौर पर यह बता दिया जाता कि इत्तफाक़े राय हो गया है। लेकिन अभी तक एक मर्तबा भी इस हुकूमत ने यह नहीं कहा कि जीएचक्यू के साथ नए आर्मी चीफ की तकर्री पर इत्तफाक़े राय हो गया है। ना जीएचक्यू की जानिब से कोई इस किस्म का इशारा दिया गया, ना कोई जराए से कोई खबर लगवाई गई। तो इसका मतलब यह है कि जीएचक्यू, जो कि इस वक्त सिर्फ आर्मी चीफ का नाम नहीं है बल्कि 6 मोस्ट सीनियर जनरल्स का नाम जीएचक्यू है, ये और शहबाज शरीफ की हुकूमत एक पेज पर नहीं है। और इसी वजह से अब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो एक हंगामी इजलास बुलाया, अदरवाइज तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी कोविड है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में फजलुर रहमान को बुला लिया, आसिफ अली जरदारी को बुला लिया, फिर एक खबर लॉन्च करवाई कि मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, और फिर उसके बाद जराए से इस तरह की खबरें लीक करवाई कि आर्मी चीफ की तकर्री हमारा हक है। और मियां नवाज शरीफ ने भी और पीडीएम के तमाम जो इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा कि ये आर्मी चीफ की तकर्री प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, वही करेंगे। इसका मतलब यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान मैच फंसा हुआ है, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कि कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हो अपने केसेस की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से, और जो फैसले मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, जो कि खुद मफरूर मुजरिम इश्तहारी करार पाए हैं अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से, हायर कोर्ट से, तो अगर वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं और जीएचक्यू की जानिब से मज़ामत आ रही है, बेशक आप ये कह लें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से बराह रास्त ना सही, जीएचक्यू के जो दीगर अनासिर हैं उनकी जानिब से अगर यह मज़ामत आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि अगले जो 10 दिन हैं ये डिसाइसिव है। और इन्हीं 10 डिसाइसिव दिनों को मद्देनजर रखते हुए अब इमरान खान साहब ने भी 26 नवंबर की डेट जो है उसका इंतखाब किया है। लोग पूछते थे कि इमरान खान साहब धरना क्यों डिले कर रहे हैं, ये असल में उसके पीछे हिकमत अमली थी। आप ये कह लें कि जो आपके यहाँ एक पावर पॉलिटिक्स है और जो सियासत के डायनेमिक्स हैं, उसके अंदर नए आर्मी चीफ की तकर्री बराह रास्त सियासत से जुड़ी होती है, आपके सियासी मुस्तकबिल से जुड़ी होती है। इस वजह से इमरान खान साहब का पूरा हक था कि जब उनको इलेक्शन नहीं मिल रहा, इसके बावजूद कि उनकी हुकूमत साजिश के जरिए गिराई गई, इसके बावजूद कि 3/4 अवाम उनके साथ खड़े हैं, तो फिर इमरान खान साहब के पास यही ऑप्शन था कि इस तकर्री के ऐन मौके के ऊपर वो अपनी अवामी स्ट्रेंथ दिखाएं, नई आने वाली एस्टैब्लिशमेंट को भी ये रियलाइज करवाएं कि देखें अवाम मेरे साथ खड़े हैं, मैं फौज को कमजोर नहीं करना चाहता,
मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के लोग अपनी एस्टैब्लिशमेंट से, अपनी फौज से सवाल करें। अब आपने इस एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज तो 29 नवंबर को खत्म होंगी। अब आपने देखना है कि अगली जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट है उसकी पॉलिसीज किस किस्म की होंगी। क्या उस एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों से यह तासुर बनेगा कि एस्टैब्लिशमेंट किसी और तरफ खड़ी है और अवाम किसी और तरफ खड़े हैं।